हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले मैंने एक पोल डाला हुआ था जिस पर मोस्टली लोगों ने टिक किया है कि फ्यूचर टेंस के बारे में बताया जाए। सो आज की वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे और इसके पहले के जितने टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस, उसकी सारी वीडियो जो आपको चैनल पर मिल जाएगी, पहले से ही चैनल पर अपलोडेड हैं। तो चलिए देख लेते हैं फ्यूचर टेंस है क्या, पहचान, रूल, ट्रांसलेशन सब कुछ देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस की पहचान, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्या। तो इसकी पहचान है ऐसे वाक्य जिनके अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक, गा, गी, गे, इसे आप याद रखना। जैसे मैं लाइक करूँगा, तो अभी आपने लाइक किया नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं लाइक करूँगा, तो अंत में देखिए गा शब्द आ रहा है। लड़की हैं तो गी शब्द आएगा। तो जो जो कार्य है होने वाला है उसी को हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि अभी हुआ नहीं है, आने वाले टाइम में होगा। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं अपने एग्ज़ाम में टॉप आऊँगा, तो उसमें भी आऊँगा में गा शब्द जो है लास्ट में आ रहा है। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ध्यान रखना, गा और गी और गे तीन शब्द ही आएंगे, इनके अलावा भाई कोई शब्द इसमें नहीं आएगा। देखिए, ये हो गई पहचान। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे पहचान क्या है। यही है, वाक्य के अंत में गा, गी, गे ये तीन शब्द आते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसके कुछ नियम, जो बेसिक नियम है उसे देखते हैं। पहला नियम है, इस टेंस में दो सहायक क्रिया होती हैं। ठीक, दो सहायक क्रिया होती हैं। इसका मतलब पहला शैल है, दूसरा विल है। इन्हीं दो सहायक क्रिया का यूज होगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, नेम, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ पहले ये, दूसरे है, इन्हीं दोनों में से एक सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। अब इसके बाद देखते हैं कहाँ पर हमें शैल का प्रयोग करना है, कहाँ पर विल का प्रयोग करना है, क्योंकि आपने जान लिया कि शैल, विल दो ही सहायक क्रिया हैं। अब कहाँ पर किस सहायक क्रिया का प्रयोग होगा इसे देखते हैं। तो सबसे पहले है, आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक, आई और वी, ध्यान दीजिएगा, आई एंड वी, अगर ये दोनों शब्द आपको कहीं पर मिल रहे हैं तो वहाँ पर आपको सहायक क्रिया किसका प्रयोग करना है, शैल का प्रयोग करना है। चाहे मतलब साधारण हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, चाहे नकारात्मक, चाहे जैसे भी वाक्य हो, अगर आई और वी आपको मिल रहा है तो आपको प्रयोग करना है शैल का। और बाकी जितने भी बच रहे हैं, ही, सी, दे, यू, नेम, इट, जो भी बच रहा है आगे, उसके लिए प्रयोग करेंगे हम विल का। देखिए यहाँ पर आदि लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ आई और वी के बजाय कोई भी सब्जेक्ट आता है उसके लिए सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये हो गया कन्फर्म। अगर अभी आपको याद नहीं हो रहा है तो आगे जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उस पर मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा आगे। यहाँ पर ये आ गया ट्रांसलेशन। अभी आपको ये नहीं पता है कि ट्रांसलेशन कैसे करना है, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश कैसे आपको इसे चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसके कुछ बेसिक नियम, और उसके बाद नियम देखने के बाद हम देखेंगे इसका ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश कैसे करना है। इसके लिए ये है ट्रांसलेशन के नियम, अंग्रेजी बनाने के नियम। अभी जो आपने बेसिक रूल देखा ये वाला, ये रूल आपको वहीं पर काम आएगा जहाँ पर शैल और विल का प्रयोग करना है। और ये रूल आपको काम आएगा कि उस वाक्य में जहाँ पर आप शैल विल प्रयोग कर रहे हैं उसमें कहाँ पर आपको शैल का प्रयोग करना है, कहाँ पर विल का प्रयोग करना है, यानी शैल विल का निश्चित स्थान। जैसे अब आप बोल दें कि मेरा घर यहाँ पर, किसी शहर का नाम बोल दें कि अमेठी ज़िले में है या फिर रायबरेली सुल्तानपुर यहाँ पर है, तो अब रायबरेली सुल्तानपुर में कहाँ पर है उसका काम करेगा ये। आपके शहर का नाम तो ये बताएगा, लेकिन आपका घर कहाँ पर है उस शहर में, उसका काम ये करेगा। कैसे करेगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला जो ट्रांसलेशन है उसे देखते हैं। यह राम घर जाएगा, ये आप देख रहे हैं। अब इसे आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, पहले आप ये देखिए कि जो ट्रांसलेशन आपको दिया हुआ है ये है क्या। तो राम घर जाएगा, ना ही इसमें नकारात्मक भावना है ना ही प्रश्नवाचक भावना है, एक सिंपल सा ये मतलब शब्द है, वर्ड जिसे आप बोलते हैं। तो सिंपल के लिए क्या करेंगे, सिंपल के लिए आपको दूसरा नियम लगेगा। यहाँ पर है साधारण वाक्य, साधारण को ही आप सिंपल बोलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट आप लोगों को पता है, जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर देखिए जो क्रम यहाँ पर दिया गया है उसी क्रम में आपको ट्रांसलेशन करना है।
सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर है राम, नाउन या प्रोनाउन, तो राम एक नाउन है तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट पहले, राम हो गया। अब राम के बाद है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर देखिए केवल राम के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिया गया है शैल या विल। अब आप बताइए राम के साथ क्या लगेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आई और वी के साथ शैल लगेगा, तो यहाँ पर ना ही आई है ना ही वी है, यहाँ पर आई भी नहीं है, तो आई वी के अलावा जिसके जो भी होगा यहाँ पर हमारे पास शब्द, तो वहाँ पर विल लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर लगाते हैं राम विल, राम विल। अब यहाँ पर देखिए राम घर जाएगा, यहाँ पर दो चीज़ तो लग गई। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ क्या लगेगी उसे देखते हैं, उसे है यहाँ पर। अब देखिए पहले राम भी सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई। अब देखते हैं इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल के बाद मेन वर्ब लगेगी। मेन वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है। अब यहाँ पर कहाँ ये काम क्या है, जाएगा। काम किसका हो रहा है, जाना का, यानी जाना। जाना की इंग्लिश आप क्या बताइए क्या होता है जाना की इंग्लिश। जाना की इंग्लिश होती है गो। तो क्या यहाँ पर यूज करेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब है यहाँ पर जाना, तो मेन वर्ब की जगह पर लिखेंगे हम गो। तो राम विल गो। अब इसके बाद तीन चीज़ हो गई, चौथी चीज़ बच रही है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या या कहाँ किसको ये सब शब्द लगाने पर प्राप्त होता है। ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, राम कहाँ जाएगा, तो राम घर जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे टू होम। टू आप लोग जानते हैं स्कूल या घर के पहले हम मोस्टली लगाते हैं, आई एम गो टू होम, आई एम गो टू स्कूल। तो देखिए ये बन गया आपका ट्रांसलेशन। क्या करना है आपको, सिर्फ यही क्रम याद करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में शैल या विल किसका प्रयोग करना है इसे आपको ध्यान देना है। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। मेन यही है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर आपने ये याद कर लिया पहले यानी सिंपल सेंटेंस वाला, तो आपको जो निगेटिव और क्वेश्चन मार्क वाले शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं, आसानी से आपको आ जाएंगे, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है तुम गाना गाओगे, यानी कि यू सिंग ए सॉन्ग। गलत है ये। यहाँ पर देखिए आप सिंपल बोल देते हैं, ये बात दूसरी है, यू सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर अंत में क्या आ रहा है, गे। आपने पहले ही पढ़ा कि जिन शब्दों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आएंगे वहाँ पर हम यूज करेंगे, यानी कि वो हमारा होगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, और वहाँ पर यूज होगी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की सहायक क्रिया। अंत में है शब्द गे, गे है, तो गे शब्द के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें यहाँ से पता चल गया कि ये है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अब यहाँ पर उसी हिसाब से सब्जेक्ट तो वही रहेगा, उसी हिसाब से हमें सहायक क्रिया यूज करनी है। सब्जेक्ट क्या है आप बताइए एक बार, तो कमेंट कीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, साधारण वाक्य भी है, ना ही नकारात्मक भावना है ना ही और कोई भावना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यहाँ पर तुम यानी कि यू। यू की बात क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल या विल। आप बताइए क्या लगेगी यहाँ पर, एक बार माइंड में सोचिए। ठीक, विल लगेगी, राइट आंसर। तो यू विल। अब गाना गाओगे, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, गाने की क्रिया हो रही है ना, गाने की, यानी कि गाना नहीं गाने की क्रिया हो रही है। अगर गाना बोल दिया जाए तो गाना एक नाम है, और क्रिया अगर बोली जाए तो गाना गाने की क्रिया हो रही है। तो गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। ठीक, ये आपको आना चाहिए इंग्लिश, तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, सिंग। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर यू विल सिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या गाओगे, गाना गाओगे, सिंग ए सॉन्ग। हो गया आपका ये पूरा। ठीक, कैसे हुआ आप लोग जान रहे हैं। क्या करना है आपको, सिर्फ देखना है कि आपका सीक्वेंस क्या है, और मैंने पहले भी बताया आपको यही जो क्रम है, क्रम आपको याद कर लेना है, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक, अब इसमें आपको थोड़ा फंस गया, बीच में नहीं शब्द आ गया, अभी आपने सिंपल ही पढ़ा है। नकारात्मक क्या कैसे करना है, देखिए आप लोगों ने ऊपर पढ़ा पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपने क्रम पढ़ा। अब निगेटिव में क्या करेंगे आप, जस्ट थोड़ा सा चेंज करना है, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगी, सिर्फ हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है। तो ठीक है, चेक करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, आप जानते हैं सब्जेक्ट वे की इंग्लिश होती है दे, ये इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अब इसके बाद मेन वर्ब आप लगाते हैं, ऊपर से देखिए ऊपर मेन वर्ब लगी है, यहाँ पर भी मेन वर्ब लगाएंगे, यू विल।
अब देखिए मेन वर्ब के बाद अगर नहीं है तो नॉट आपको लगा देना है, बस एक ही काम, नॉट। अब देखिए ऊपर क्रिया लगी है तो कौन सा काम हो रहा है, एक बार बताइए कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर, जाने का। तो यू विल नॉट, सॉरी दे विल नॉट गो। अब यहाँ पर स्कूल जाने का काम हो रहा है, टू, और लिख दिया, हो गया हमारा जो काम है पूरा हो गया। एक और ऐसे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, क्या वे पत्र लिखेंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ गया और डिफ़िकल्ट यहाँ पर, तो ठीक है देखते हैं इसे भी। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है तो भाई प्रश्नवाचक तो करना पड़ेगा। प्रश्नवाचक के लिए अगर क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है, किससे, क्या शब्द से, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, क्या के लिए आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश होती है दे, आप जानते हैं। यहाँ पर विल आपने बाद में यूज किया, आपको क्या करना है, जो आपने विल बाद में यूज किया अगर क्या शब्द है तो आपको लिख देना है आगे ही विल। अब उसके बाद जो भी होता है वैसे आपको उतार लेना है। अब विल, लेकिन देखिए सहायक क्रिया आपने यूज कर ली ना, सहायक क्रिया आपको दोबारा नहीं यूज करनी है। विल के बाद दे हो गई, यहाँ पर दे। अब देखिए यहाँ पर सहायक क्रिया आपने यूज कर ली, नकारात्मक शब्द है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे, सहायक क्रिया यूज हो गई है। तो अब यहाँ पर काम हो रहा था जाने का, यहाँ पर काम हो रहा है लिखने का, तो लिखने के लिए यूज करेंगे राइट, और पत्र लिखेंगे लेटर, हो गया काम। आपको ये देखना है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको करना क्या है, यानी वो नेगेटिव है कि क्वेश्चन मार्क वाला है, कैसा क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है, किस क्रम में आपको रखना है वो आपको दिया गया है। ठीक, तो बस यही आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और। तुम क्यों उसे मारोगे। ठीक, किस हिसाब की लड़ाई हो गई, अब तुझसे घर वाले पूछ रहे हैं तुम क्यों उसे मारोगे, ये शब्द आ गया, यानी अभी आपने मारा नहीं है, मारने की प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में, तभी आपसे घर वाले पूछ रहे हैं। अब देखते हैं मारना क्यों है, वो तो आप समझेंगे। यहाँ पर क्या शब्द आ गया तो आपने विल लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए क्यों शब्द बीच में आया है, यहाँ पर पहले आया था क्वेश्चन मार्क वाला शब्द, यहाँ पर बीच में आया है, तो यहाँ पर भी आपको जो क्वेश्चन मार्क वाला शब्द है उसे रखना है आगे, क्योंकि होती है वाई, आपको वाई के बाद जस्ट विल का प्रयोग कर देना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो विल और उसके बाद जो भी क्वेश्चन वर्ड आया है उसको आपको पहले रखना है, फिर वही काम यू लगा देना है, तुम उसे मारोगे, व्हाई विल यू। अब देखिए सहायक क्रिया यूज हो गई, मारने की इंग्लिश क्या होती है, अब या तो आप पीटोगे या तो जान से मारोगे, तो पीटने वाली प्रयोग करते हैं बेट देम, तुम उसे क्यों मारोगे, बीट देम होता है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, राम घर नहीं जाएगा, तो इसकी देखिए भी आपको नेगेटिव बताया ना, नेगेटिव क्वेश्चन है, इससे आप थोड़ा सोचिए, अगर आ रहा है तो कमेंट करने की कोशिश कीजिए, आ रहा है तब, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बता रहे हैं आगे आपको। देखिए एक बार देखते हैं, राम घर नहीं जाएगा, सीक्वेंस आपका क्या है, सीक्वेंस आप इधर देख लीजिए, निगेटिव ये है, निगेटिव शब्द के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो राम, सब्जेक्ट हो गया राम। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल, फिर नॉट है, नॉट लग गया, राम विल नॉट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर लगेगा मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, जाने का, यहाँ पर भी काम हो रहा है जाने का, तो जाने के लिए यूज करते हैं गो का प्रयोग, समझते हैं गो वेंट गॉन, तो फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है गो। अब उसके बाद देखिए मेन वर्ब भी हो गई और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, टू होम, घर पर जाने का काम हो रहा है। राम विल नॉट गो टू होम, राम घर नहीं जाएगा। इतना आपने समझ लिया, समझा कि नहीं, कमेंट कीजिए आप जल्दी से। पहले आप ये सीक्वेंस देख लीजिए एक बार। यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन वर्ड में आपको मतलब क्वेश्चन ही पूछ रहा है, नकारात्मक भी है, क्या तुम आज नहीं नहाओगे, नकारात्मक भी है, नहीं शब्द आपको दिख रहा है बीच में, अगर इस तरह सिचुएशन आती है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। ठीक, तीन से आपको हमने सीक्वेंस बताया, चौथा सीक्वेंस यहाँ पर नॉट वाला आपको स्वयं से करना है, होमवर्क रहा ये आपके लिए, इसे आपको करना है कमेंट, अगर आपको आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आ रहा है तो जो नीचे वाला क्वेश्चन है, तुम शादी में क्यों नाचोगे। अब यहाँ पर ये सीक्वेंस नहीं है,
आपको इसी सीक्वेंस में से बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आ रहा है तो कमेंट कीजिए, नहीं आया है तभी कमेंट कीजिए नो, अगर आ रहा है तो येस कमेंट कीजिए, और हो सके तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हो तो यार कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।